हेलो गाइस, टुडे इज़ आवर सेकेंड क्लास। राइट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड के बारे में और P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था। राइट, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं पिछला थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, बिजनेस में पार्टनर्स कितनी कैपिटल डालेंगे, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना देंगे हम, जब जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस में लोन कौन प्रोवाइड करेगा, लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, हमारे बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, हमारे बीच में कभी को कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी तो उसको हम कैसे रिसॉर्ट करेंगे, हमारे बिजनेस का ऑफिस कहाँ होगा, हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कल को हमारे बीच में डिस्प्यूट्स होंगे उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, अकाउंट्स बुक कौन रखेगा, किसको एक्स्ट्रा बर्डन दिया जाएगा, प्रिंसिपल हम किसको बनाएंगे, एजेंट किसको बनाएंगे, ये सारी डिटेल हमारी पार्टनरशिप डीड में गिवन होती है। राइट, पार्टनरशिप डीड जब हम पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली आपको बिजनेस करना पड़ता है। आप याद रखिए कि कभी भी आप जब बिजनेस करोगे और डिस्प्यूट अराइज होगा तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड को देखा जाता है। इन केस पार्टनरशिप डीड के थ्रू आप उन डिस्प्यूट को रिसॉल्व नहीं कर पाते हो, तब आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाओगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मतलब होता है कि अब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और जो भी लीगल एक्शंस होंगे, लीगल एक्शन उसके अकॉर्डिंगली जो भी दिए जाएंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड देखी जाती है। पार्टनरशिप डीड से वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होता, सॉल्व नहीं होता, देन हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 को फॉलो करना पड़ता है। राइट ना, अगर हम पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप डीड को की अगर मैं समरी बनाऊं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या गिवन होते हैं, तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक बार इसको भी आप समझ लो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। पार्टनरशिप डीड ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना है, आपको किसी को समझाना है, आपको ये बताना है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आते हैं, तो मेनली उसके कंटेंट्स को हम इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर यानी कि पार्टनर्स का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा। पार्टनर्स के नेम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, मींस पूरा पार्टनर से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। सेकेंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म। फॉर्म के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा कि फॉर्म आपका कहाँ पे है, प्लेस कहाँ है, इसका ऑफिस कहाँ है, इसकी ब्रांचेस कहाँ आप डाल रहे हो, ये पूरी डिटेल आप फॉर्म के बारे में दोगे। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। राइट एंड ड्यूटीज, पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होंगी। ड्यूटीज मतलब किस किस को काम करना है, कैसे काम करना है और किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सब आपको देना होगा। राइट्स में आप ये बताओगे, पार्टनर्स की राइट है कि भाई जो भी अकाउंट्स बुक है हर कोई उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, हर कोई अपने ओपिनियन दे सकता है, कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए वो मीटिंग बुला सकता है, मीटिंग में अपने जो भी उसकी अपनी थिंकिंग होगी उसको वो प्रोवाइड कर सकता है। ये पूरी डिटेल इसमें होगी। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कैसे होंगे? डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आप सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनरशिप डीड की हेल्प लेते हो। इन केस पार्टनरशिप डीड से वो सॉर्ट आउट नहीं होता, तब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करोगे। राइट, तो ये चारों चीजें हमें ध्यान रखना है, ये हमारे होते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ अब हम जो भी बिजनेस करेंगे वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली करेंगे। हमारे सामने प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे सामने प्रॉब्लम आती है अगर हमारी डीड नहीं बनी है, यानी कि हमारी डीड साइलेंट है, यानी कि हमारी डीड एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड। राइट, देखो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे कि बिजनेस आप जब भी करोगे तो बिजनेस के अंदर जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली आप बिजनेस करोगे। प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो जाती है? प्रॉब्लम अराइज होती है कि अगर हमने डीड नहीं बनाई। अब डीड नहीं बनाई तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे? राइट, सपोज हम बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस के अंदर कोई भी पर्सन पैसा डालता है तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट एट द रेट ऑफ सो एंड सो इंटरेस्ट ऑन सच इन्वेस्टमेंट। आप ऐसे समझ लो, आपने बैंक में पैसा रखा है, अगर आप बैंक में पैसे रखते हो तो आप इतना डिजर्व करते हो, आप इतना एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इतना मिनिमम रिटर्न तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, बैंक में पैसा रखते हो तो आपको पता है आज की डेट में एफडी का रेट है, लेट मान लो 7% है।
तो आपको पता है कि ये 7% तो बिना रिस्क के है, बिना कुछ किए। आप पैसा अपना बैंक में एफडी करा दो और पूरे साल उसको देखो मत, 1 साल के बाद आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस पर 7% रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। तो सेम एज अगर आप बिजनेस के अंदर अपना पैसा डालते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट बिना कुछ किए मिलना ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है? हम बिजनेस कर रहे हैं, देखो कोई भी पर्सन जब बिजनेस करता है तो ऑब्वियस है उसकी नीड ऊपर नीचे होती है। कभी भी आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। मान लो घर में कोई शादी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर में किसी का इलाज कराना है, बच्चों को कहीं मुझे एडमिशन कराना है, तो मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी। तो एक रिसोर्सेज मेरे पास ये होता है कि मैं अपने बिजनेस में से भी एज अ लोन ले सकता हूँ। तो बिजनेस के अंदर से मैं कोई भी पैसा लूंगा तो मैं खुद प्रोप्राइटर हूँ, तो बिजनेस से जो पैसा मैं लूंगा अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग कहलाएगा। तो उस ड्राइंग के ऊपर मुझे अपने फर्म को इंटरेस्ट देना होगा। जैसे आप कहीं से भी लोन लेते हो तो ऑब्वियस इंटरेस्ट आप पे करते हो, वैसे ही आप बिजनेस के अंदर से कोई भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट होता है लोन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कोई भी पार्टनर जब लोन प्रोवाइड करता है, राइट, तो उसको हम एज अ क्रेडिटर या एज अ हम आउटसाइडर या लोन होल्डर ट्रीट करते हैं। देखो एक पार्टनर जो होता है वो अपने बिजनेस में दो तरीके से पैसा इन्फ्यूज करता है, दो तरीके से अपना फंड इन्फ्यूज करता है। पहला एज अ कैपिटल, अगर वो अपना एज अ पार्टनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है तो उसको हम एज अ कैपिटल कहेंगे। सेकेंड केस एज अ लोन भी वो अपने फर्म को दे सकता है। एज अ लोन कब देता है? बेसिकली एज अ लोन कोई पार्टनर तब देता है कि सपोज आज हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपीस की जरूरत है, तो ऑब्वियस है हम बाहर से कहीं से लोन लेंगे। हमने बैंक से पता किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पता किया, वहां से हम लोन लेने जा रहे हैं। बट सेम इसी केस में मान लो हम पार्टनर में से एक पार्टनर ऐसा है जो ये कह रहा है यार आप बाहर से लोन क्यों ले रहे हो, आप एज अ लोन मेरे से ही ले लो, मैं देने को तैयार हूँ। अब आप खुद सोचो हमारे फर्म के लिए बेटर क्या है, बाहर से लोन लेना या बिजनेस के अंदर से लेना? ऑब्वियस है बिजनेस के अंदर से लेना, क्योंकि बिजनेस के अंदर से लोगे तो उसमें आपको थोड़े से पेपर वर्किंग कम करनी पड़ेगी और इमीडिएटली मिल जाएगा। प्लस ये बिजनेस के अंदर का पर्सन है, कल को हमें कोई प्रॉब्लम भी हुई तो हम इसके साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाहर से अगर आप बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और उसमें आपको बहुत सारे बीच में ब्रोकरेज और कुछ कमीशन देना पड़ता है, तो वो हमेशा कॉस्टली पड़ता है। तो बेटर ये होता है कि आप किसी पार्टनर से पैसा लो लेकिन वो एज अ लोन ट्रीट किया जाएगा। एज अ लोन का मतलब क्या होता है? एज अ लोन का मतलब होता है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सबसे पहले देना पड़ेगा। जब आप क्रेडिटर की पेमेंट करते हो तो इस पार्टनर को आप पार्टनर नहीं मान के क्रेडिटर मानोगे और उसके लोन के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट वैसे ही पे करना पड़ेगा। ये वैसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार और आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आ जाओ सैलरी या कमीशन। नेक्स्ट होता है देखो सैलरी कमीशन। आगे से याद रखना सैलरी और कमीशन किसको बोलते हैं? सैलरी कमीशन को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड रेम्यूनरेशन, राइट। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं मेहनताना, पारिश्रमिक, यानी कि आपने जो मेहनत की है उसके बदले में जो आपको कंपनी से मिल रहा है उसको हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। ये पूरे चैप्टर में यूज होगा, बार बार ये वर्ड आएगा। तो अब मान लो बिजनेस के अंदर जो भी पार्टनर है इसमें से कुछ साइलेंट पार्टनर भी हैं। आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर कुछ साइलेंट पार्टनर होते हैं। मान लो हम 4 पार्टनर में से एक पार्टनर ऐसा है कि वो ये बोल रहा है यार मैं बिजनेस में नहीं आ सकता, मैं कहीं जॉब भी कर रहा हूँ या मेरा दूसरा बिजनेस है, मैं आपके बिजनेस को टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मैं कैपिटल इंसर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो अब बाकी पार्टनर को ऐसा लगेगा कि यार हम तीनों तो मेहनत करेंगे, ये बिजनेस में एक भी दिन नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस को इक्विटेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पार्टनर्स में ये बना लेते हैं कि ठीक है भाई आप बिजनेस में नहीं आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो पार्टनर आ रहे हैं हम उनको रेम्यूनरेशन पे करेंगे, उनको हम सैलरी पे करेंगे। तो इट मीन्स मान लो इन तीनों पार्टनर को हमने सैलरी फिक्स कर दी 10,000 पर मंथ, यानी कि साल का 1,20,000 तीनों को मिल रहा है और जिसने कैपिटल डाला उसको नहीं मिल रहा, तो ये अपने आप इक्विटेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो पार्टनर बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा वर्क बर्डन लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, हम उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं जिसको हम सैलरी कहते हैं। नेक्स्ट रहता है कमीशन। कमीशन बेसिकली इसलिए पार्टनर को दिया जाता है समथिंग मोटिवेट करने के लिए। आप कुछ सोचो कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को जब कमीशन पे करते हो, इंसेंटिव पे करते हो तो वो ज़्यादा काम करता है। सेम एज पार्टनर भी है, हम पार्टनर को जो भी मिलना है वो मिलना है, वो ठीक है, वो बात की चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पे ये रखेंगे कि भाई जो जितना कंपनी के लिए काम करेगा, जो कंपनी के लिए जितना ज़्यादा सेल करेगा उसको उसके ऊपर हम समथिंग 10% या 5% या 15% हम एक्स्ट्रा कमीशन भी देंगे। दैट्स कॉल्ड कमीशन। एंड लास्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसको बाद में पार्टनर सारे जिस भी रेशियो में प्री डिसाइडेड रेशियो होगी उसमें बांटेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो पार्टनरशिप डीड जब हम पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप डीड के अंदर याद रखो जो भी मेंशन होगा कि हमें किसको सैलरी देनी है, हमें किसको कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कितना लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कितनी होगी, तो हम जो भी बिजनेस करेंगे इसके अकॉर्डिंगली करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हमारे बीच में डीड नहीं है। तो याद रखो अगर डीड नहीं है तो ये 5 बातें आपको याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसी को नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किसी से नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट होगा, सैलरी कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल होगी। पार्टनर्स की रेशियो, चारों पार्टनर्स की रेशियो हमारी इक्वल होगी। क्लियर? सो ये है हमारी पार्टनरशिप डीड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब आप पढ़ते हो तो याद रखो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था बिजनेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम 3 अकाउंट बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में। आपको याद होगा फाइनल अकाउंट में हम 3 अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जबकि पार्टनरशिप के अंदर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। यानी कि पार्टनरशिप में एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। नाउ ऐसा क्यों होता है? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है, एक प्रोप्राइटर होता है। बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट लॉस रिस्क के लिए वो अकेला लायबल होता है, अकेला जिम्मेदार होता है। जो भी प्रॉफिट होगा वो और लॉस होगा वो उसका ही होगा। लेकिन पार्टनरशिप में आपको पता है कि मोर देन 2 पार्टनर्स है। तो जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते हो तो इसके अंदर जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ वो तो अकेले एक आदमी का है। यानी कि जब आपने P&L बनाया जो भी नेट प्रॉफिट आया वो उस अकेले प्रोप्राइटर का है, ओनर का है। तो आपको उसको देखने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें इसका कितना शेयर है, किसी और का कितना होगा, क्योंकि उसमें एक ही प्रोप्राइटर है। लेकिन पार्टनरशिप में हमें पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। तो अब हमें ये निकालना होगा कि हमारे बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट आया है उसमें से जब हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन वगैरह पे कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हम अदर पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे। इसीलिए हम पार्टनरशिप के अंदर एक एक्स्ट्रा अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक मुझे उम्मीद है अगर मैं वन से टाइम आपको डिफरेंशिएट बता दूंगा तो आगे के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या दिखाना है और उसको हमें कैसे बांटना है, राइट। नाउ सबसे पहले आ जाओ P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन, दोनों का डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है P&L अकाउंट के अंदर इट इज प्रीपेड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि P&L अकाउंट में आप P&L अकाउंट के अंदर जब आप शुरू करते हो बनाने तो सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट डालते हो। यानी कि पहले आप ट्रेडिंग बनाओगे, ट्रेडिंग का जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसको आप P&L अकाउंट के अंदर डालते हो। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? इट इज प्रीपेड आफ्टर P&L अकाउंट। यानी कि पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट लिया, उसको लेके आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो। क्लियर? इट मींस P&L अकाउंट जीपी को लेके बनाया जाता है, राइट, एंड इट इज प्रीपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट को लेके बनाया जाता है एंड इट इज प्रीपेयर आफ्टर P&L अकाउंट, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, P&L अकाउंट में हम फर्म के एक्सपेंसेस दिखाते हैं, हमारे बिजनेस के एक्सपेंस दिखाते हैं। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस है, रेंट हो गया, टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, पोस्टेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, जितनी भी चीजें, जितने भी एक्सपेंस और लॉस है वो सब आप P&L अकाउंट में दिखाते हो। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में आप क्या दिखाते हो? P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में आप दिखाते हो दोस एक्सपेंस व्हिच इज रिलेटेड टू पार्टनर्स, वो एक्सपेंस जो पार्टनर से रिलेटेड है। पार्टनर से रिलेटेड क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये टॉपिक्स आप इसके अंदर शो करते हो। दिस इज कॉल्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। P&L अकाउंट का मेन पर्पस है टू ऑब्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है P&L अकाउंट के लिए। P&L अकाउंट का मेन पर्पस होता है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन पर्पस होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। यानी कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बना रहे हैं कि उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को कितना पे करेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही पॉइंट है
और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे इसके ऊपर बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, राइट। एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? याद करो 11th क्लास में जब हम P&L अकाउंट बनाते थे तो P&L अकाउंट में पहले आप ट्रेडिंग का जीपी लेते थे या एनपी लेते थे, इधर जीपी हो या एनपी हो वो आपने डाला। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, इनकम्स होगी, वो सब दिखाएंगे आपको। जितने भी एक्सपेंस आपने इनकर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो सब आपको P&L में दिखाना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है या नेट ग्रॉस प्रॉफिट आया है या ग्रॉस लॉस आया हुआ है। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या दिखाते हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सिर्फ सारे एक्सपेंस तब दिखाओगे जब आपकी फर्म का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका लॉस हुआ है तो आप उन एक्सपेंसेस को नहीं दिखाओगे, आपको वो एक्सपेंस नहीं दिखाना है। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही आपको अपने पार्टनर्स को जो भी आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो, सिर्फ वो तभी दिखाना है, राइट। एंड लास्ट टॉपिक अगेन इसी से रिलेटेड हो गया, इफ लॉस देन ऑल्सो ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम इज टू बी शोन इन P&L अकाउंट। अगर आपका बिजनेस का लॉस भी है तब भी आप सारे एक्सपेंसेस को शो करोगे। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इफ लॉस देन नो रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू द पार्टनर। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम अगर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है तो उस केस में ना तो हम इंटरेस्ट देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे, राइट। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं पहला केस P&L अकाउंट के अंदर P&L कब बनता है? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज प्रिपेयर आफ्टर P&L अकाउंट। नेक्स्ट आ जाओ, P&L अकाउंट के अंदर सारे फर्म के एक्सपेंस दिखाए जाते हैं, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस दिखाते हैं। थर्ड पॉइंट, P&L अकाउंट के का मेन पर्पस होता है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन का मेन पर्पस होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। P&L अकाउंट का नेक्स्ट होता है एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको एक्सपेंस प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करना है, यानी कि सारे एक्सपेंस आपको दिखाने हैं। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। आप सिर्फ पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन जो कि सैलरी और कमीशन होता है और इंटरेस्ट जितना भी आप कैपिटल पे कर रहे हो वो आप ट्रांसफर करोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड लास्ट, अगर हमें हमारी फर्म को लॉस हो रहा है तो उस केस में भी हम सारे एक्सपेंस दिखाते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन को पार्टनर्स कैपिटल में नहीं दिखाते हैं, हम उसको शो नहीं करते हैं, राइट। इट मींस अब इसको शॉर्ट में मैंने समराइज कराया है। समराइज करने के लिए ये पॉइंट्स ध्यान रखना, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में कि क्या चीजें हमें P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। सपोज सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर्स को। यानी कि अगर आप पार्टनर्स को पे कर रहे हो तो उसको आप किस में दिखाओगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L में हम नहीं दिखाते हैं। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कहाँ दिखाते हो? अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर्स को। तो अगर आप पार्टनर्स को पे कर रहे हो तो अगेन इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, P&L अकाउंट में नहीं शो किया जाएगा ये। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पहले भी ये पढ़कर आए हैं, आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो पार्टनर्स को, इंटरेस्ट पे करते टाइम वो पार्टनर हमारा क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, लोन होल्डर ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इसका जो भी पेमेंट होता है वो P&L में दिखाया जाता है। हम इसको पार्टनर मान ही नहीं रहे हैं। किसी पार्टनर से जब आप लोन लोगे तो वो पार्टनर आपका पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाता, उसको लोन होल्डर या क्रेडिटर्स ट्रीट करते हैं, इसीलिए इसको हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हो तो आपको पता है जो भी पेमेंट आप एम्प्लॉय को करते हो, जो भी एक्सपेंस वगैरह पेमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं उसको हम P&L में दिखाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसको शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स। अगेन हम ये पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, पार्टनर्स प्रोप्राइटर है, इसलिए इसको जो भी पेमेंट कर रहे होंगे अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाएगा। नेक्स्ट, ये एक नया टॉपिक है, इसको ध्यान देना, दैट इज रेंट पेड टू द पार्टनर्स, राइट। अब आप ऐसे समझो हमारे बिजनेस के अंदर हमें ऑफिस की जरूरत है या कोई प्लेस की जरूरत है, वो प्लेस हम बाहर से रेंटल पे लेंगे, रेंट पे लेंगे, लेकिन वो रेंट पे लेने से पहले ही हमें ये पता चलता है कि हमारे पार्टनर में से ही एक के पास वो प्रॉपर्टी है, वो ऑफिस है, वो स्पेस है, वो ये कह रहा है कि यार आप उधर से रेंट से क्यों ले रहे हो, मेरी स्पेस को आप ऑक्यूपाई कर लो, मेरी प्लेस को आप यूज कर लो। तो हम ये कहते हैं उसको ठीक है भाई कि हम बाहर से लेते तो ऑब्वियसली हम वहाँ भी रेंट देते, तो हम ये रेंट पे आपसे ही ले रहे हैं।
तो हमने क्या किया, वो ऑफिस स्पेस या जो भी गोडाउन का स्पेस है, वेयर हाउस का स्पेस है, या जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज को हम रेंट पे ले रहे हैं, तो ये रेंट पे हम पार्टनर से ही ले रहे हैं। और जब पार्टनर से आप कोई स्पेस ले रहे हो तो अगेन ध्यान रखना, पार्टनर से कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो या रेंट पे ले रहे हो तो उस पार्टनर को पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम उसको जस्ट लाइक अ अदर पर्सन ट्रीट करेंगे, लाइक अ क्रेडिटर या लोन होल्डर ट्रीट करेंगे, और उसका भी जो रेंट होगा वो अगेंस्ट चार्ज प्रॉफिट होगा। कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, हम सबसे पहले उसी का रेंट पे करेंगे जैसे हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं। तो यहाँ पे जो भी उसने अपना स्पेस प्रोवाइड किया, इसके बदले में जो भी हम रेंट पे कर रहे हैं, भले वो आप पार्टनर को पे कर रहे हो, लेकिन हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना दिखा के P&L अकाउंट के अंदर शो करते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हम उसको पार्टनर नहीं मान रहे, यहाँ पे हम उसको आउटसाइडर मान रहे हैं, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा लोन होल्डर्स है। जस्ट लाइक वैसे ट्रीट करोगे, इसीलिए आप उसको P&L में दिखाते हो, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। सो ये आपको 6 केसेस याद रखने हैं। ये पूरे इस दोनों के डिफरेंशिएशन का समराइज हो गया, समरी तैयार हो गई। अब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। राइट, नेक्स्ट कुछ केसेस मैंने इसमें लिखे हैं, कुछ केसेस आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं जो अभी भी हम पढ़कर आए हैं। उसको मैंने ग्रॉसली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, केस 1, केस 2, केस 3। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन करते टाइम आपको इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करने हैं। यही 3 केस पे आपका पूरा चैप्टर ये चलेगा। सबसे पहले है इफ फर्म इज इन प्रॉफिट। अगर फर्म आपका प्रॉफिट है, अगर आपके फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, आपका फर्म प्रॉफिट अराइज कर रहा है, तो उस केस में ही पार्टनर्स की रेम्युनरेशन और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि इफ फर्म इज इन प्रॉफिट देन ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इज टू बी पेड टू द पार्टनर। यानी कि हमारी फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, कमीशन पे करेंगे। क्लियर? बट इन केस फर्म इज इन लॉस, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो याद रखो नो रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर। ना तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, कुछ भी पेमेंट उसको नहीं की जाएगी। थर्ड केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। पहले तो आप ये समझ लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के लिए प्रॉफिट है, पार्टनर्स के लिए लॉस है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। क्योंकि फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ले रही है, पार्टनर्स ने जो बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज के लिए फंड निकाला है, पैसा निकाला है, कैश निकाला है या गुड्स विड्रॉ किए है, उसके बदले में पार्टनर्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फर्म को। यानी कि फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो फर्म को इससे कोई मतलब नहीं है कि फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो। फर्म वेदर इन प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। यानी कि पार्टनर से दोनों केसेस में ये लिए जाएंगे। यानी कि जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो आपको बिना सोचे उसके ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज करना है। यहाँ पे ये केस राइज ही नहीं होता कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कैसा भी केस हो हम उसके से इंटरेस्ट जरूर लेंगे क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। क्लियर? तो ये 3 केसेस आप इसके अंदर ध्यान रखोगे। इन 3 केसेस के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सेटल दीज डिस्प्यूट। इन डिस्प्यूट को आपकी बुक का 1 से लेके 7th क्वेश्चन तक यही टॉपिक है। 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, देखो 12th में ना थ्योरी बहुत कम आती है। 12th में जो थ्योरी होती है वो थ्योरी इस तरह की नहीं होती कि राइट द ऑब्जेक्टिव, राइट द एडवांटेज, राइट द डिसएडवांटेज, उसके लिमिटेशंस लिखो या उसकी प्रॉपर्टीज लिखो, उसके प्रोसेस लिखो, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। 12th में जो थ्योरी आती है वो वैसे ही कम मार्क्स की होती है और जो भी थ्योरी आएगी वो रिलेटेड टू आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही होती है। राइट, ज़्यादातर जैसे डिस्प्यूट के ऊपर होगी, पार्टनरशिप डीड पे होगी, पार्टनरशिप डीड पे जरूर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल तो खैर ज़्यादा मार्क्स का आता है बट थ्योरेटिकल में भी उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। सो अब हम कुछ रिलेटेड डिस्प्यूट पढ़ने जा रहे हैं और इन डिस्प्यूट के ऊपर ही आपके 1 to 7 क्वेश्चन है। बुक के फर्स्ट 7 क्वेश्चन इसी के ऊपर है। प्लस इन डिस्प्यूट से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इसको हमें पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स को कैसे ट्रीट करना है, क्या हमें पे करना होता है, कैसे हमें उनसे इंटरेस्ट लेना होता है और क्या क्या चीज़ें हमें कब कब पे करनी होती है। राइट, नाउ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके लिए। देखो बहुत सारे केसेस जब हम पढ़ेंगे तो एक एग्जाम्पल हम ये लेके चलते हैं कि सपोज बिजनेस के अंदर आप जब ये पढ़ते हो, पार्टनरशिप की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग एनी ऑफ देम फॉर ऑल।
तो यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस आता है, कैरीड ऑन बाई ऑल और एक्टिंग एनी ऑफ देम फॉर ऑल, बिजनेस को या तो हम सब मिलकर चलाएंगे या हम में से कोई एक एक्ट करेगा, उसके बिहाफ पे हम बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बीच में रिलेशनशिप क्या एस्टैब्लिश होता है? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन का मतलब ये होता है कि हर पर्सन एक दूसरे पर्सन के लिए बाउंड है। हर कोई भी पर्सन जब कोई एक्ट करेगा तो वो दूसरे पर्सन को भी बाउंड होगा, दूसरा कुछ भी करेगा तो वो किसी और के लिए बाउंड होगा, सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए बाउंड होंगे। तो जब आप अपनी डीड बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे केसेस अराइज होते हैं। सपोज एक केस अराइज हो रहा है कि मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, ये चाह रहे हैं कि C को हम अपना पार्टनर बनाएं। सॉरी, ABC 3 पार्टनर हैं, ये चाह रहे हैं X को हम एक पार्टनर बनाएं। तो AB चाह रहे हैं X को पार्टनर बनाएं, लेकिन C ऑब्जेक्ट कर रहा है। C कह रहा है नहीं यार वो पार्टनर नहीं बनेगा, हम उसको पार्टनर नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ये डिस्प्यूट जब अराइज होगा तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा ऐसे केसेस में जब कुछ पार्टनर कह रहे हैं कि किसी को हमें बनाना है, किसी को नहीं बनाना, तो याद रखो अगर आप किसी भी पार्टनर को बनाओगे तो आपका पूरा पार्टनरशिप डीड चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे ही एक पार्टनर आएगा आपके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगी। आपके बिजनेस के अंदर आगे जो भी कैपिटल की रेशियो है और काम करने का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सब बदल जाएगा। तो याद रखो आप किसी भी पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हो जब सब पार्टनर की कंसेंट होगी। अगर सब पार्टनर की कंसेंट नहीं है तो आप किसी को एडमिट नहीं कर सकते। इसी को समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी फर्म में 20 पार्टनर्स है, 20 में 19 पार्टनर्स चाह रहे हैं कि हम M को एडमिट कर ले एज अ पार्टनर, लेकिन एक पार्टनर चाह रहा है कि हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। तो याद रखो आप उसको एडमिट नहीं कर सकते। यानी कि आप अपने डीड में अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। अगर सारे पार्टनर की कंसेंट नहीं है तो आप उसको एडमिट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट एक और केस समझ लेते हैं इसी को समझने के लिए। AB कह रहे हैं कि हम ITC कंपनी से सामान परचेज करते हैं, लेकिन C कह रहा है कि भाई ITC से नहीं खरीदते हैं, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या गोदरेज से सामान खरीदते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या निकलेगा? याद रखो AB कह रहे हैं कि ITC से खरीदो, C कह रहा है कि गोदरेज या हिंदुस्तान यूनिलीवर से खरीदो। तो आप किससे खरीदोगे? यहाँ आप ये देखोगे कि भाई वोटिंग पावर किसकी है। AB की मतलब ITC से खरीदने के लिए ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो आप अपनी कंपनी का जो भी सामान होगा वो आप ITC से खरीदोगे ना। अब क्वेश्चन अराइज होता है, आप ये कहोगे कि यार पिछली बार तो हमने ये देखा कि एक भी पार्टनर मना कर रहा है तो हमने वहां से उस पार्टनर को एडमिट नहीं किया, लेकिन इस केस के अंदर ये हो रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मेजॉरिटी किसकी है कि भाई ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ITC से खरीदो तो हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों के फ़र्क को आपको ध्यान से समझना है, तो ये टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है? आप किसी भी पार्टनर को चेंज करोगे तो आपकी पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी। जैसे हमारी रेशो थी, मान लो हमारी रेशो थी 3:2, दो पार्टनर की, एक और एडमिट हो गया तो हमारी रेशो हो जाएगी 3:2 या जो भी लेट 3 आदमियों में। पहले प्रॉफिट 2 में बट रहा था, अब 3 में बटेगा। यानी कि आप किसी पार्टनर को चेंज करते हो तो आपकी डीड में चेंज कर हो जाएगा। बहुत कुछ आपको एग्रीमेंट को दोबारा से लिखवाना पड़ेगा, उसको दोबारा से सैंक्शन कराना पड़ेगा और दोबारा से उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। लेकिन किसी से सामान खरीदना, किसी से परचेज करना, किसी को पेमेंट करना, डेटर बनाना, क्रेडिटर बनाना, ये तो बिजनेस का पूरे साल का चलता रहता है। तो इन केसेस में तो आप वोटिंग पावर देख सकते हो, मेजॉरिटी देख सकते हो, लेकिन अगर आपकी डीड के अंदर कोई ऐसा कोई भी काम करने जा रहे हो जिससे डीड में चेंज होगा तो उसको आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सबकी कंसेंट ना हो, जब तक कि सबकी सहमति ना हो, तब तक आप नहीं कर सकते। तो इस एग्जांपल में हमने देखा AB कह रहे हैं कि ITC से खरीदो, C कह रहा है यूनिलीवर से खरीदो। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ज़्यादा वोटिंग किसकी है, AB की, तो हम ITC से सामान खरीद सकते हैं। क्लियर? एक केस और अराइज होता है जो लास्ट क्लास में मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा था, और इनफैक्ट ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था। राइट, लेट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। A ने क्या किया, बिजनेस से कुछ पैसा बिना BC को बताए, ABC 3 पार्टनर है, A ने बिजनेस के अंदर से कुछ फंड बिना BC को बताए वो विड्रॉ कर लिया और उस पैसे से उसने एक प्रॉफिट जनरेट कर लिया। उसको मान लो 1 लाख रुपए वो बिजनेस से ले गया, इससे उसको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अराइज हो गया। अब BC को ये पता चलता है तो BC कहते हैं कि भाई आप 1 लाख रुपए भी लौटाओ और 20,000 भी लौटाओ। अब A ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं यार मैंने तो 1 लाख लिया था, मैं सिर्फ 1 लाख ही दूंगा, मैं इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो मैं नहीं दूंगा। तो अब सवाल ये होता है कंक्लूजन क्या निकलेगा, डिस्प्यूट को कैसे रिसॉल्व करोगे? तो
डिस्प्यूट को रिसॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे याद रखो पहली गलती ए की है, ए को बिजनेस से पैसा नहीं निकालना चाहिए था बिना बताए। देखो आप इसको ये तो एक जनरल चीज है, आप एक जनरल सेंस में इसको समझ सकते हो कि सपोज आज या कल आप जब भी बिजनेस आप जॉब करोगे, मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं जॉब में ऑफिस की कोई भी चीज घर ला सकता हूँ? नहीं ला सकता, राइट। बिना ऑफिस के परमिशन के, बिना मेरे बॉस के, मेरे एम्प्लॉयर की परमिशन से मैं बिजनेस से कोई भी सामान घर नहीं ला सकता हूँ। और सामान तो छोड़ो, सामान तो चलो फिर भी फिजिकल चीज है सॉरी, मैं बिजनेस का कोई भी फंड विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर कोई भी पैसा मैं विड्रॉ कर लूँ, आप खुद सोचो, बिना बोले मैं ऑफिस का 2 लाख रुपए निकाल लाया और कल को ऑफिस में पता चलता है तो इसी को फ्रॉड कहेंगे या हिंदी में गबन कहते हैं या चोरी कहलाएगी, तो ये गलत है। बिजनेस का कोई भी पैसा था तो मुझे पहले बीसी से परमिशन लेना चाहिए था, बीसी से परमिशन लेके वो पैसा लेना था। तो इट मींस यहाँ पे ए गलत था, ए को बिजनेस का 1 लाख रुपए विड्रॉ नहीं करना था। तो अब ए वो 1 लाख रुपए भी फर्म को देगा और 20,000 उस पर जो प्रॉफिट अराइज हुआ है वो भी देगा, और हो सकता है कि फर्म उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाए, चार्ज लगाए, तो वो भी उसको पे करना पड़ेगा, राइट। और साथ में उसको माफी भी मांगनी चाहिए कि आगे से वो कभी ऐसा एक्ट नहीं करेगा, बिना पार्टनर्स को बताए उसको बिजनेस से 1 रुपए भी नहीं निकालने चाहिए थे। क्लियर ना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, इसी का बी पार्ट। इसी केस में ए ने 1 लाख रुपए बीसी को बिना बताए लिया और इसमें उसको 20,000 का लॉस हो गया। अब बीसी बोल रहे कि हमारा 1 लाख रुपए लाके दो। अब ए ये ऑब्जेक्ट कर रहा है कि भाई मैं 1 लाख तो तब देता, अब इसमें से तो 20,000 का लॉस हो गया, तो मैं सिर्फ 80,000 देने के लिए लाइबल हूं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि लॉस फर्म बियर नहीं करेगी, लॉस उसी पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए में से 20,000 वो खुद बियर करेगा, 80,000 उसको फर्म को वापस करना पड़ेगा ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस का कोई भी पैसा बिना बताए यूज करता है, उस पर जो भी प्रॉफिट अराइज होगा उसके लिए तो फर्म उसके लिए प्रॉफिट के लिए लाइबल होगा और वो प्रॉफिट भी उससे चार्ज करेगा, लेकिन लॉस के लिए फर्म लाइबल नहीं होगा। लॉस इसने इनकर किया है, पहले तो ये कंपनी का पैसा लौटा दे, और लॉस जो भी होगा वो पर्सनल ए का होगा, उसके लिए फर्म लाइबल नहीं है। तो ए को इस केस में भी 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, और अगर फर्म वाले उस पर कोई पेनल्टी लगाते हैं, कोई फाइन लगाते हैं, तो वो भी उसको देना पड़ेगा, साथ में माफी भी मांगनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये कुछ केसेस हमारे डिस्प्यूट के अंदर अराइज होंगे, राइट। मैं शॉर्ट में पढ़ा दे रहा हूँ, ये मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे उम्मीद है आगे के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे और मुझे 1 to 7 कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कंटेन करते हैं, कवर करते हैं। फर्स्ट, X contributed more capital than Y and Z. Now he demand more profit, right? X ने कंट्रीब्यूट किया सबसे ज्यादा कैपिटल। सपोज मान लो हम 3 पार्टनर हैं, हम 3 पार्टनर में सबसे पहले सबसे ज्यादा पैसे मैंने डाले हैं, मैंने 1 करोड़ रुपए डाला है, बाकी पार्टनर ने 10 लाख रुपीस डाले हैं। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आया तो मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो इस केस में कंक्लूजन ये निकलता है कि सीधा ये बोला जाएगा, क्या डीड बनाते टाइम डिसाइड किया गया था कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको दिया जाएगा या किस रेशो में दिया जाएगा? अगर ये डिसाइड नहीं किया गया था तो आपको याद होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या होगी? इक्वल। एक्स को हम ज्यादा शेयर नहीं देंगे, फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में इक्वल प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा। सेकंड, Z डिमांड 12% पर एनम इंटरेस्ट लोन ऑन हिज लोन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। Z ने फर्म को दिया 2 लाख रुपए का लोन। अब वो ये कह रहा है कि यार आप बाहर से लोन लेते, या मान लो बजाज फाइनेंस से लोन लेते, या DHFL से लोन लेते, या कैपिटल फर्स्ट कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते, तो वो लोग 9% ब्याज लेते हैं, मुझे भी 9% दो। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकलेगा? यहाँ कंक्लूजन अगेन ये निकलेगा कि हमारी पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम हमने लोन के ऊपर क्या डिसाइड किया था? तो हमने डीड में कुछ भी नहीं लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपको याद है अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो Z को हम ओनली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी प्रोवाइडेड टू Z, राइट। यहाँ Z को हम सिर्फ 6% इंटरेस्ट देंगे, वो 9 मांगे, 12 मांगे, 15 मांगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर डीड में पहले मेंशन होता 12% तो ऑफ कोर्स हम 12 देते, लेकिन अगर डीड में पहले मेंशन नहीं है तो एट प्रेजेंट हम उसको सिर्फ 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट, वाई डूइंग मोर वर्क, नाउ ही डिमांड सैलरी। वाई ने सबसे ज्यादा काम किया है बिजनेस के अंदर, अब वो ये चाह रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर डीड में पहले मेंशन था तो ठीक है, अगर डीड में पहले मेंशन नहीं है तो वाई को कोई एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। सो
नो सैलरी शुड प्रोवाइडेड टू वाई, कोई एक्स्ट्रा सैलरी या बेनिफिट वाई को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, एक्स एंड वाई want to purchase goods from Mohan and Sons, Z does not agree। अभी अभी मैंने आपको ITC और HUL का एग्जांपल दिया था। अब यहाँ X और Y चाह रहे हैं कि मोहन एंड सन्स से खरीदना, Z मना कर रहा है, तो इस केस में परचेज किया जा सकता है। सो गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एंड सन्स, बिकॉज यहाँ मेजॉरिटी लाई कर रही है, वोटिंग पावर ज्यादा है, तो ये दोनों मिलकर उससे ये सामान खरीद सकते हैं, भले ही Z एग्री नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सामान उससे परचेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, X and Y want to admit मुकेश as a new partner, Z does not agree। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दो पार्टनर चाह रहे हैं किसी थर्ड पार्टनर को एडमिट करना, थर्ड पार्टनर मना कर रहा है कि नहीं यार उसको एडमिट कर नहीं करो, तो किसी भी पार्टनर को एडमिट करने में आपकी पूरी डीड को चेंज करना पड़ जाएगा। पूरे डीड में किसी भी पार्टनर को, सपोज ये 3 पार्टनर है, आज ये Z को एडमिट कर रहे हैं और सॉरी M को एडमिट कर रहे हैं, और इस केस में Z मना कर रहा है, तो किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने से आपका पूरा एग्रीमेंट, पूरा डीड को आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट 3 में बट रहा था, अब 4 में बटेगा। तो कोई भी डीड में चेंज होने वाला कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए सबकी कंसेंट, सबकी सहमति होना जरूरी है। बिना सबकी सहमति के हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये लोग दे कैन नॉट एडमिट मुकेश एज अ पार्टनर। ये लोग मुकेश को एडमिट नहीं कर सकते एज अ पार्टनर। हाँ, Z एडमिट होता, अगर Z एडमिट होता तो फिर ये सब मिलकर उसको एडमिट कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, X used ₹1 lakh belonging to the firm and made a profit of ₹20,000. Y and Z want the whole amount given to the firm, right? अभी ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। X और Y, X ने बिजनेस से बिना बताए वो 1 लाख रुपए बिजनेस का यूज किया, उसके ऊपर 20,000 प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब ये बात जब पार्टनर्स को पता चलती है, तो पार्टनर उसको कहते हैं 1 लाख भी आपको वापस करना है एंड 20,000 भी आपको वापस करना है। यानी कि इस केस में X को पूरा 1,20,000 रुपए फॉर्म को लौटाने पड़ेंगे। और अभी भी मैंने बताया, मे भी अगर फॉर्म उसके ऊपर कोई फाइन चार्ज करती है, कोई फाइन या पेनल्टी इम्पोज करती है, तो वो भी उसको देना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी। तो इस केस में X should provide ₹1,20,000 to the firm। ये पूरा का पूरा फर्म को वापस करेगा, जो प्रिंसिपल इसने विड्रॉ किया है और उसके ऊपर जो इसने प्रॉफिट जनरेट किया है, वो दोनों अमाउंट इसको फर्म को देना होगा। क्लियर हो गया? ये बच्चों, ये आज का टॉपिक था। आज हम लोगों ने ये टॉपिक खत्म किया है। आई होप आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और इन सब को सिस्टमेटिक मैनर से प्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, तो उन सब के लिए बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैं इसके ऊपर जोर इसलिए भी दे रहा हूँ, आप लोग जानते हो, आप लोगों का पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो नियर अबाउट 40% आपके मार्क्स को कवर करता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाई थी, और मुझे उम्मीद है अगर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया, थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया, तो पूरे प्रैक्टिकल आगे के जो 4 चैप्टर है वो करने में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट? तो आज के लिए हम यही ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।